शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास होने वाली है जैव विकास के बारे में। जैव विकास क्या होता है, जैव विकास कैसे होता है, उसके बारे में आज की हमारी क्लास है। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। अक्सर वो ही लोग संसार को बदलते हैं जो निरंतर संघर्ष करते हैं। अक्सर वो ही लोग संसार को बदलते हैं जो निरंतर संघर्ष करते हैं। और जिसने रातों से जग जीती हैं वो ही सूर्य बनकर निकलता है। तो दोस्तों, जिसने रातों से जग जीती है वो ही अंत में सूर्य बनकर निकलता है। ठीक है, तो हमें भी संघर्ष करना है और सूर्य की तरह एक दिन हमें भी चमकना है। तो लगे रहे। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे और सबकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, कहते हैं ना, अक्सर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो झाड़ू निकालते हैं। अक्सर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो झाड़ू निकालते हैं। पोछा लगाने वाले तो हमेशा पीछे ही रहते हैं। ठीक है, तो हमें तो वो काम करना है जो झाड़ू लगाकर आगे बढ़ते हैं। पोछा लगाने वाला हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है जैव विकास। तो पहले हम इसकी मतलब थोड़ी बेसिक भाषा में जान लेते हैं, ये जैव विकास क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो सिंपल भाषा में बताऊं, मतलब जो रीति रिवाज पीछे से चला आ रहा है, जो हजारों करोड़ों वर्ष पहले जो एक धीमी गति से निरंतर प्रक्रिया हो रही थी और जिसमें कुछ मतलब अलग अलग जातियों में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिला, वो ही एक प्रकार का जैव विकास है। ठीक है ना, मतलब परिभाषा के रूप में बताऊं कि हजारों करोड़ों वर्ष पहले या हजारों करोड़ों वर्ष से निरंतर जो प्रक्रिया चली आ रही है और जिसमें कुछ ना कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी विकास हो रहा है, वही क्या है, जैव विकास है। समझ गए। अब देखो, जैव विकास किस में होता है। तो जैव विकास तो हर मतलब जो सजीव होता है कुछ ना कुछ उसमें विभिन्नता देखने को, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आगे पीढ़ियां बढ़ती जाती हैं तो उसमें विकास देखने को मिलता है। इसमें अलग अलग वैज्ञानिक थे जिसने अपनी अलग अलग राय फेंकी थी। सबने कुछ, किसी ने ये बोला कि इस प्रकार होता है जैव विकास, किसी ने कोई कारण बताया जैव विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले बताऊं तो डार्विन एक वैज्ञानिक था। डार्विन ने अलग बताया था, लेमार्क ने इसका सिद्धांत अलग दिया था, मिलर ने इसका सिद्धांत अलग दिया था। ठीक है, और हुगो डी व्रीज ने तो अंत में इन सब का मतलब अलग, सबसे अलग ही दे दिया। ठीक है ना, इनकी सब की बात काट कर अलग ही दे दिया। उसने तो बता दिया कि जो मतलब पीढ़ियों में एकदम बहुत ही अचानक जो परिवर्तन आता है वो ही क्या है, विकास है। और विकास में मतलब एकदम अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। लेकिन उससे पहले डार्विन ने ये बताया था। डार्विन बताऊं तो मतलब इसमें आगे हम पढ़ेंगे डार्विन के थोड़े जन्म परिचय के बारे में। तो डार्विन की जब उम्र 22 साल की थी तो वो क्या है, मतलब ये महाद्वीपों की यात्रा करने गए थे। तो उसने वहां एक पक्षियों की चोंच देखी थी। ठीक है ना, उनमें उनको समानता मिली थी और उसी से उसने बताया कि छोटी छोटी चीजों में विभिन्नता होती है जिससे ये जैव विकास होता है। उसने इसके बारे में बताया। मिलर ने अलग अलग गैसें ली, उसके बारे में अलग प्रयोग बताया था। लेमार्क ने बताया था कि ये वो जिराफ होती है ना, तो जिराफ ने क्या किया, एक बार काफी करोड़ों वर्ष पहले की बात है कि जब वो कोई खेजड़ी वगैरह या कोई पौधा था उसको खाने के प्रयास में जैसे ही उसने गर्दन अपनी लंबी की तो आगे वाली प्रक्रिया जैसे जैसे वो जैव विकास होता गया, वो उसी प्रक्रिया में उसका मतलब जो क्या बताऊं गर्दन है ना वो लंबी होने लग गई। समझ गए मेरी बात को। भाई सीधी भाषा में जैव विकास पूछे क्या है, मतलब मारवाड़ी में बताऊं थाने कि क्या बूढ़ यारी री तू जकी धीमे धीमे धके धके प्रक्रिया आवे, वह प्रक्रिया ही जैव विकास है। जैसे बताऊं तो मानव में भी अलग अलग जैसे रामाफिथेकस है और अलग अलग ऐसे वैज्ञानिक नाम आए थे। वैज्ञानिकों के प्रयोग से बताया गया था कि मानव की उत्पत्ति भी बहुत मतलब करोड़ लाखों वर्ष पहले हो गई थी। ठीक है ना, पहले कौन सा मानव आया था, बंदर की तरह आया था, फिर लंगूर की तरह आया था, फिर आदि मानव आया, फिर जो हम आए थे। ये समानता क्या है, ये सारा जैव विकास ही दर्शाता है। तो इसको हम आगे पूरा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूं इस चैप्टर के बारे में। हम जैव विकास का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले एक प्रयोग है। ठीक है, वो प्रयोग क्या कहता है उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। आज की क्लास रहेगी उस प्रयोग के बारे में। 3 से 4 दिन में ये जैव विकास पूरा होगा। आनुवांशिकी का ही चैप्टर है।
3 से 4 क्लास में पूरी कोशिश करेंगे पूरा करने की। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो पहले स्थिति पढ़ेंगे दृष्टांत के आधार पर वो कैसे होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अलग अलग जो मतलब पौधों में कैसे विभिन्नता आई या कृत्रिम परागण करवाकर उसमें कैसे विभिन्नता लाई गई या मानव में कैसी विभिन्नता आई, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें एक प्रयोग दे रखा है चैप्टर में हमारे, वो ये बता रहा है भाई कि मान लिया एक समूह है, ठीक है, किसका समूह है, भृंगों का, ठीक है, लाल भृंग कह सकते हो, लाल भृंगों का एक समूह है। मैं लाल पेन से नहीं बना रहा हूं भृंग, मान लिया एक लाल भृंगों का समूह है और उसमें से एक भृंग ऐसा निकला जिसका कलर हरा है। क्या होता है ये प्रक्रिया, मैं कहानी समझा रहा हूं, उसके बाद में आपको पूरी लिखूंगा, ठीक है ना। जब ये प्रक्रिया, इसके 3 चरणों में ये प्रक्रिया संपन्न होती है, उसके बाद में हमें पता चलेगा कि इसका विकास से क्या संबंध है, ठीक है ना, इसमें वंशांगति का क्या संबंध है, सारी जानकारी। मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, आपको ही इसका आंसर बताना होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं आपको इस बात को पहले समझा देता हूं, फिर मैं इसको लिखूंगा, उसके बाद आपको सोचना है कि हाँ इसमें क्या क्या प्रक्रिया। 1 मिनट, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि ये जब प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती, दृष्टांत के आधार पर है। जब ये प्रक्रिया का पहला चरण या स्थिति फर्स्ट बताऊं तो इसमें क्या होता है कि लाल भृंगों का समूह रहता है। लाल भृंगों के समूह में से एक भृंग ऐसा होता है जिसका कलर होता है वो कैसा होता है, नीला कलर, सॉरी हरा कलर होता है। नीला तो अगली पीढ़ी में आ जाएगा, ठीक है। हरा कलर होता है तो वो हरा कलर से आगे जनन करते हैं। भाई जनन करते हैं तो पीढ़ियां तो बढ़नी है, स्वाभाविक है। और जनन होता क्या, अपने समान संततियों को पैदा करना या उन आगे से आगे पीढ़ियां बढ़ाना, वही एक प्रकार का जनन है। क्लियर बात है। अब देखो वो क्या हुआ, जनन की प्रक्रिया हुई, लाल भृंगों में अलग हुई, हरे भृंगों में अलग हुई। भाई जैसे संतति होगी ऐसे तो है नहीं, जैसे मान लो किसी की भेड़ के साथ, भाई भेड़ से ही होगा क्रॉस तो, ठीक है ना। उसी प्रकार हाँ वो खच्चर वाला अलग हो सकता है, उसके बारे में नहीं बता सकते। लेकिन जैसे जैसे अपनी जनन की प्रक्रिया हुई, भाई हरा भृंग होता, हरे से जनन हुआ, लाल भृंग हुआ तो लाल से जनन हुआ। जनन की प्रक्रिया होने के बाद में भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, स्वाभाविक बात है। जैसे हमारे मनुष्य में हो रही है और भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, उसी प्रकार वैसा ही हुआ कुछ। तो क्या हुआ, कौवे थे तो लाल भृंगों को कौवे आसानी से खा जाते थे और कौवे लाल भृंगों का भक्षण कर लेते थे। लेकिन हरे भृंगों को कौवे नहीं खा सकते थे, क्योंकि हरे भृंग है वो पत्तियों के नीचे रह जाते थे। पत्तियों के नीचे रहने के कारण कौवे आसानी से उसका भक्षण मतलब उसका भक्षण नहीं कर सकते थे। लाल भृंग थे वो आसानी से दिखाई देते थे, हरे भृंग दिखाई नहीं देने के कारण उसका भक्षण नहीं कर पाए, ठीक है भाई। तो उसका भक्षण नहीं हुआ और लाल भृंग मतलब हरे भृंग होते हैं जो जिसकी मतलब धीरे धीरे संख्या बढ़ती रही, जनन होता रहेगा और संख्या बढ़ती रहेगी, ठीक है भाई, संख्या बढ़ती रही। आगे क्या हुआ, फिर ये संख्या बढ़ी तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि प्राकृतिक रूप से भी, प्राकृतिक वर्ण के माध्यम से भी विकास होता है। ये हम समझ गए, इस बात से ये निष्कर्ष निकला कि प्राकृतिक विकास। अब प्राकृतिक विकास का वर्ण कौन था, मैन कौवा था, क्योंकि कौवे की वजह से ही जनसंख्या लाल भृंगों की मतलब मृत्यु हो रही थी, ठीक है ना। लाल भृंगों की मृत्यु हुई, हरे भृंगों की संख्या मतलब हरे भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। स्वाभाविक बात है कि भाई जो रंग के आधार पर, ठीक है ना, कह सकते हैं या प्राकृतिक वर्ण के आधार पर भी जैव विकास में समानता दर्शाई गई। स्थिति 1 क्लियर हो गई। अब स्थिति 2 बता रहा हूं आपको। स्थिति 2 ये रहने वाली है कि लाल भृंगों के साथ एक नीला भृंग आता है, ठीक है भाई। नीला भृंग आता है, लाल भृंगों और नीले भृंगों को क्या है कौवे खा जाते हैं। और कोई ऐसा ही संयोजन मतलब एक हाथी आता है, ले झाड़ियों को और सब को रदौड़ देता है, मतलब रोंद देता है, सबको ऐसे कर देता है, ऐसी तैसी करके छोड़ देता है उस झाड़ियों की। बेचारे जितने भी भृंग थे मारे गए। क्या हुआ, हादसा अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक बेचारा मतलब कहते हैं ना कि बूढ़ियों की जो रावड़ी पाई हुई है वो आगे निकली और एक भृंग बच गया, ठीक है, नीला एक भृंग बच गया। नीला भृंग बचा तो इससे ये हुआ मतलब इसका निष्कर्ष ये निकला कि भृंग होते हैं ना जो मतलब आगे कैसे संयोग से बच सकते हैं, ये कोई अनुवांशिकी कारण नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये कोई संयोग से, भाई मान लिया एक दुर्घटना हुई, बहुत मतलब बस भरी हुई थी, उसका हादसा हुआ, सारे मारे गए, एक बेचारा संयोग किस्मत से ही बच गया, संयोग से किसी के संयोजन से बच गया,
ठीक है, वो एक बच गया यार, आगे भाई मतलब संतति वैसे वैसे फिर आगे बढ़ जाएगी। ये तो एक वो चाहे कि थोड़ा टाइम लगेगा भाई बढ़ने में, संतति तो बढ़नी है। तो एक वो संयोग से बच गया, उनमें कैसे मारे गए, इसमें कैसे मारे गए, हाथियों ने मतलब झाड़ियों को रौंद कर मार दिया। अब स्थिति तीसरी क्या आती है, स्थिति तीसरी ये आती है कि मतलब एक भृंग था, मतलब हरे भृंग या लाल भृंगों का जो समूह था, तो पौधों में क्या है या झाड़ियों में जहां जिनका भृंगों का आवास था ना, वहां पर क्या हुआ, एक मतलब पौधों में रोग आ गया। ठीक है, महामारी फैल गई, कहने का मतलब पौधों में रोग आ गया। और पौधे की जो भाई रोग आएगा तो पत्तियां या फिर जो उसमें पौधे का जो पोषक पदार्थ होगा उसमें तो कमी आएगी। तो आपको पता है भृंग वो पोषों पर मतलब पौधों पर ही जीवित रहते हैं, पौधों से ही अपना भोजन बनाते हैं। तो दिक्कत आ गई और क्या हुआ कि पोषण में मतलब कमी होने लगी। पोषण में कमी होगी तो मतलब स्वाभाविक बात है भाई, थकेंगे करेंगे, कुछ ना कुछ तो होंगी जो हमारे साथ होती आ रही है ना, ठीक है ना। उसी प्रकार कुछ ऐसा हुआ, तो कुछ दिनों बाद वो महामारी समाप्त हो गई। फिर से भृंगों की मतलब जो भाई मरेंगे, कुछ तो खाएंगे नहीं तो मरेंगे, पोषण में कमी आई तो कुछ मरने लगे। लेकिन कुछ समय बाद उन झाड़ियों में से वो रोग हो गया, वो समाप्त हो गया और भृंगों की संख्या वैसे ही बढ़ती गई। तो इसका निष्कर्ष ये है या इसका कहना का मतलब ये या इसका तात्पर्य ये निकलता है कि मतलब ये ना तो आनुवांशिकी है, ये मतलब बताऊं तो एक उपार्जित लक्षण बोल सकते हो आप, ठीक है ना। जो पोषण में कमी आने, उपार्जित लक्षण हम पढ़ेंगे आगे, आनुवांशिक लक्षण उपार्जित लक्षण क्या होते हैं। उपार्जित लक्षण बोल सकते हो कि एक आगे से आगे पीढ़ी तो बढ़ती गई, लेकिन ना तो आनुवांशिकी का इस पर कोई असर न रहा। ठीक है, ये एक चरण था जो आपको आनुवांशिकी या विकास के चरण को समझाने के बारे में बताया गया था, ठीक है ना। तो ये चरण मैं लिखवा देता हूं, थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है और हमारा तो सिलेबस करना है A to Z, तब तो हम तो पूरा करेंगे। तब मैंने ये आपको एक कहानी के रूप में समझाई कि आपको थोड़ा मतलब आराम से याद रह जाए। क्लियर बात है। अब भाई हम बात करेंगे जैव विकास क्या होता है, जैव विकास की कहां से शुरुआत हुई, आखिर इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये जो 3 चरण बताए, 3 स्थितियां बताई थी। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था, सेकंड में क्या हुआ था और थर्ड में क्या हुआ था। ठीक है, ये क्लियर होने के बाद हम जाएंगे आगे, आगे क्या होगा। तो वो आगे उपार्जित लक्षण है, लक्षण आगे के मतलब विकास का वर्गीकरण कैसे होता है, वो आगे की चर्चा है। अभी तक बस जो चल रहा है वही, ठीक है। तो देखो हम देखते हैं बडेरों से पीढ़ियां कैसी चली आ रही है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे विकास होता क्या है। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन, जैव विकास, ठीक है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन होता क्या है तो देखो इसमें लिखना हजारों, सॉरी सीधा मतलब परिभाषा के रूप में लिखो, वह प्रक्रम जो हजारों करोड़ों वर्षों से निरंतर चला आ रहा है, निरंतर चला आ रहा है और उसमें धीरे धीरे जो परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे जो परिवर्तन हुआ उससे ही जैव विकास का निर्माण होने लगा। निर्माण से बेस्ट है कि आप मतलब लिख सकते हो कि धीरे धीरे जो प्रक्रिया हुई थी उससे ही जैव विकास मतलब जैव विकास बना, लिख लेना, ठीक है। सिंपल भाषा या जैव विकास कहते हैं, ठीक है। मतलब हजारों, सिंपल भाषा में बोल देना कि हजारों करोड़ों वर्ष से जो निरंतर धीमी गति से धीरे धीरे जो प्रक्रिया चली आ रही है उसमें जो परिवर्तन हुआ वही क्या है, विकास है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एक दृष्टांत प्रक्रिया है, रंग के आधार पर बोल सकते हो जिसे आप, ठीक है ना, उस प्रक्रिया के बारे में। वो एक पहली स्थिति उसमें क्या रहेगी उसके बारे में जानते हैं। मतलब दृष्टांत प्रक्रिया है, एक दृष्टांत
प्रक्रिया जो रंगों के आधार पर बताती है, ठीक है ना, रंग परिवर्तन होने पर कैसे कैसे आनुवंशिकी में बदलाव आ सकते हैं। हम लेते हैं स्थिति फर्स्ट। क्या होता है इसमें? 3 स्थिति होती। स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, ये तीनों स्थितियों के बारे में हम फटाफट जान लेंगे, ठीक है। देखो स्थिति फर्स्ट में क्या होता है, भ्रंगों के, लाल भ्रंगों का समूह लिखना ऊपर। क्या है? पहले तो ये भाई लाल भ्रंगों का समूह है, ठीक है भाई, समूह हो गया। अब क्या होता है, यहां पर एक भ्रंग मतलब लाल भ्रंग, एक हरा और हरे को ले लो, एक हरा भ्रंग, एक हरा भ्रंग। मैं पूरा समझाऊंगा आपको, इस बात को समझते हुए चलना। जनन की प्रक्रिया भाई इसमें भी होगी, जनन की प्रक्रिया इसमें भी होगी। हम पहले बात कर लेते हैं लाल भ्रंग में जो जनन की प्रक्रिया हुई। तो जनन की प्रक्रिया होने पर भ्रंगों की संख्या में वृद्धि होगी, भ्रंगों की संख्या में वृद्धि होगी, सीधी सी बात है, भ्रंगों की संख्या में वृद्धि, ठीक बात। वृद्धि होने के बाद क्या करेंगे, लाल भ्रंगों को कौवे खा जाएंगे, कौवों द्वारा भक्षण, कौवों द्वारा भक्षण, ठीक है भाई। कौवों ने भक्षण कर लिया, बेचारों की खुद की हाथ की है नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो सीधी सी बात है भाई, खा गई तो भ्रंगों की संख्या में कमी लिख दो। आगे से आगे पता होना चाहिए मतलब स्थिति कैसे कैसे या फिर क्या क्या इसमें चीजें होती आ रही है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है ना। ये हम जानने वाले हैं। भ्रंगों की संख्या में कमी, भ्रंगों की संख्या में कमी, भ्रंगों की संख्या में कमी हुई तो आगे मतलब पीढ़ियां हैं जो समाप्त होने जा रही है भाई। भ्रंगों की संख्या में कमी हो गई तो यही खत्म हो गया मामला, तो ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जनन होने से सेम कंडीशन होगी, एक तो भ्रंगों की संख्या में वृद्धि, भ्रंगों की संख्या में वृद्धि, भ्रंगों की संख्या में वृद्धि, फिर क्या हुआ, कौवों द्वारा भक्षण नहीं किया जाएगा, कौवों द्वारा भक्षण संभव नहीं, भक्षण संभव नहीं है। क्यों नहीं है भक्षण संभव नहीं? क्योंकि ये होते हैं वो पत्तियों के नीचे छुप जाते हैं, जिसके कारण कौवे भक्षण नहीं करते हैं। कौवों द्वारा भक्षण संभव नहीं क्योंकि भ्रंग झाड़ियों की पत्तियों में छिप जाते हैं या नीचे रह जाते हैं, ठीक है ना, पत्तियों के नीचे रह जाते हैं, जिससे कौवे को दिखाई नहीं दे रहे। अरे भ्रंग भाई जैसे पत्तियां होगी वैसा भ्रंग होगा तो कैसे पॉसिबल है, दिखना पॉसिबल नहीं है ना। वही कंडीशन यहां है, छिप मतलब भ्रंग झाड़ियों की पत्तियों में छिप जाते हैं। तो फिर क्या होगा, भ्रंगों की संख्या में वृद्धि, लिखो भ्रंगों की संख्या में वृद्धि, भ्रंगों की संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि, ये पहली स्थिति है। समझ गए होंगे आप, कुछ नहीं ध्यान रखना है, कहानी के रूप में याद रखना है, ठीक है। कैसे भाई, सबसे पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उस प्रक्रिया के बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, लाल भ्रंगों का एक समूह था, फिर क्या हुआ। अब मैं आपको इसका निष्कर्ष बताता हूं, निष्कर्ष आप लिखना। निष्कर्ष में मतलब प्राकृतिक वर्ण के कारण या प्राकृतिक वर्ण के कारण जो विकास हुआ है उसमें प्राकृतिक वर्ण कौवा है, क्योंकि प्राकृतिक विकास कौवे के कारण हुआ, प्राकृतिक विकास कौवे के कारण हो गया, ठीक है। और अंत ये तो आप विकास में लिख लेना, ये लिखने के बाद या मैं आप लिख लो,
लिखा देता हूं, देखो ये नोट करो आप, और उसके बाद में मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो देखो निष्कर्ष क्या निकला भाई पहले सिद्धांत का फर्स्ट स्थिति तो जान ली हमने, स्थिति कैसे होती है। अब इसका निष्कर्ष क्या है, आखिर इससे क्या निष्कर्ष मिलेगा। निष्कर्ष ये है कि विकास की प्रक्रिया कोणों द्वारा प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई अतः रंग परिवर्तन के कारण रंगों की संख्या बढ़ गई। अब भाई एक था, आगे से आगे कैसे इनकी संख्या बढ़ी, आप समझ गए होंगे कि भाई एक बेचारा संख्या बढ़ाने में उसको टाइम तो लगेगा, लेकिन अकेले ने हिम्मत तो की, संख्या तो उसने बढ़ा दी, ठीक है भाई। स्थिति एक क्लियर। अब हम जानते हैं स्थिति दो, कुछ नहीं ध्यान रखना है, ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि प्राकृतिक वर्ण कौन है, कौवा। प्राकृतिक विकास क्या होता है, जो प्रकृति से निर्मित विकास होता है वही प्राकृतिक विकास होता है, क्लियर बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, स्थिति सेकंड लेते हैं। स्थिति सेकंड में क्या होता है भाई, ये हमारी है सेकंड स्थिति, ठीक है। सेकंड स्थिति में क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। सेकंड स्थिति, ठीक है, यही ले लो दृष्टि प्रक्रिया दो भागों में। फिर से क्या हुआ, लाल भृंगों का समूह एक नीला भृंग, एक तो लिखने में प्रॉब्लम आ रही, एक नीला भृंग, ठीक है। लाल भृंगों का समूह एक नीला भृंग, और नीले को ले लो इस साइड, ले नीला आ जा तू इधर, नीला भृंग तेरे को अलग रखेंगे, तू कुछ काम का है, ठीक है। नीला भृंग हुआ, लाल भृंग होता क्या है, फिर से वही रिप्रोडक्शन, जनन, ठीक है। जनन की प्रक्रिया हुई तो संख्या में, भृंगों की संख्या में वृद्धि, भृंगों की संख्या में वृद्धि। सेम कंडीशन यहां, भृंगों की संख्या में वृद्धि। यहां पर लाल भृंग बढ़ेंगे, यहां पर हरे भृंग बढ़ेंगे, नीले भृंग बढ़ेंगे, ठीक है भाई, दोनों बढ़ गए। अब होता क्या है, इसमें ध्यान से सुनना, यहां पर आता है एक हाथी, संख्या में वृद्धि हुई, और यहां पर आया हाथी द्वारा, कौवे वाला ही आप लिखना चाहते हो तो यहां पर प्रक्रिया में लिख लेना। पहले तो क्या करेगा, कौवा होगा वो मतलब भृंगों को खा जाएगा जिसको खाना होगा, लेकिन कुछ बचेंगे नीचे ऊपर जो बचेंगे, तो हाथी द्वारा झाड़ियों को रोदना जैसे मतलब झटकाना, ठीक है ना, झाड़ियों को रोदना, जिससे, एक मिनट, एक सेकंड, हेलो, मेरी क्लास चल रही है, बाद में कॉल कर रहा हूं। देखो क्या होता है, झाड़ियों को रोदना, ठीक है, झाड़ियों को रोदना, जिससे सभी
जिससे सभी भ्रंगों की, ये अब एक सेकेंड, सब झाड़ियों को रोदना जिससे सभी भ्रंगों की मृत्यु संयोग से एक नीला भृंग बच जाता है, नीला भृंग बच जाता है। मृत्यु, वो मैंने जो आपको कहानी बताई कि ऐसे होता है ऐसे होता है। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, जब भृंगों का समूह था तो उस टाइम एक हरा भृंग था, इसमें एक नीला भृंग आया। कंडीशन, नीले भृंग को कौवा खा सकता है, लेकिन जो कुछ बचे हुए हाथी आया और पकड़ के झाड़ियों की कर दी ऐसी की तैसी। झाड़ियों की ऐसी तैसी करने के बाद झाड़ियों में कुछ बचा नहीं। क्या हुआ, किसी संयोग से या फिर जिसके किस्मत अच्छे थे, एक भृंग उसमें से बच गया। एक भृंग बचा, वो बचा हुआ भृंग अब क्या करेगा, ठीक है ना, बचा हुआ भृंग आगे जनन करेगा और जनन से बचा हुआ, आप यहां लिख सकते हो, बचा हुआ भृंग जनन की प्रक्रिया, और फिर भृंगों की संख्या, भृंगों की संख्या बढ़ा देना। फिर भृंगों की संख्या, वो तो अपना काम करेगा, उसका तो काम है भाई जनन करना, जनन करके आगे से आगे फिर संख्या बढ़ाना, अपना परिवार बढ़ाना। सब यही सोचते हैं, अपना परिवार बढ़ाना, ठीक है, बढ़ा दिया परिवार। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि यह स्थिति आनुवांशिकी पर आधारित नहीं है, यह स्थिति आनुवांशिकी पर आधारित नहीं है। इस स्थिति में किसी संयोग के कारण एक भृंग बच जाता है। यह स्थिति किसी आनुवांशिकी कारण पर या आनुवांशिकी कारण या जैव विकास पर आधारित नहीं है, किसी एक, जैव विकास पर तो होगी, आगे से आगे आनुवांशिकी पर आधारित नहीं, आगे से आगे वृद्धि होती रहती है, ठीक है, वृद्धि होगी भाई, एक बचेगा किसी, अतः हम कह सकते हैं कि दुर्घटना में किसी संयोग के कारण एक बचा हुआ भृंग ही अपनी जनन से अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है। आई होप समझ गए होंगे। अब मैं बताऊंगा तीसरी स्थिति में क्या होगा। ये स्थितियां आपको मैंने समझाने के लिए दी है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विकास की प्रक्रिया में किसी एक चरण को समझाइए, तो आप कैसे समझा सकते हो उसके बारे में मैंने बताया है। या फिर आपसे इनसे बीच में से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भाई क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लिया कि माना कि लाल भृंगों के समूह है, उसने एक हाथी को रौंद दिया, ऐसे निकाला, तो आपको थोड़ा सोचना होगा वो क्वेश्चन किस टाइप देगा। जो मैंने बताया उससे बाहर तो कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन आपको ये सोचना है क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है। क्लियर बात है ना। अब तीसरी स्थिति में क्या होता है देखना, तीसरी स्थिति के बारे में हम चर्चा करने वाले। दो स्थिति हमारी क्लियर हो गई, तो तीसरी स्थिति में, ठीक है, आपको निष्कर्ष के बारे में पता होना चाहिए, या फिर आपको ऊपर दे देगा लाल भृंग और नीले भृंगों का समूह है, हाथी द्वारा उस झाड़ियों को रोद दिया गया है, तो अतः फिर कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ उसको पूछना होगा उससे रिलेटेड, अतः आप क्या समझते हैं इससे क्या निष्कर्ष निकला, यही बात आपको ध्यान रखनी है। समझ गए। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, स्थिति थर्ड। स्थिति थर्ड क्या कहती है, इसमें क्या होता, मैंने वो रोग वाली आपको बात बताई, वो रोग वाली प्रक्रिया ही इससे संबंधित है कि रोग आगे से आगे कैसे फैलता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस स्थिति में क्या होता है, लाल भृंगों का समूह है, लाल भृंगों का समूह। ठीक है भाई, फिर से प्रक्रिया जनन की, संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि, भृंगों की लिख लेना, संख्या में वृद्धि किसकी सोचोगे, ठीक है ना, लिख देता हूं, भृंगों की वृद्धि। अब क्या होगा, लाल भृंगों का समूह था, जनन हो गया, संख्या में वृद्धि हो गई, अचानक
अचानक भृंगों के आवास में महामारी फैलना, महामारी या रोग फैलना कह सकते हो आप, महामारी फैलना, भृंगों के आवास में फैल रही, भृंगों में नहीं फैल रही, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, भृंगों के आवास में लिख लेना आप झाड़ियों में, ठीक है। झाड़ियों की चर्चा करेंगे आज, झाड़ियों में। अब देखो, अचानक भृंगों के आवास या महामारी फैलने में झाड़ियों में क्या होगा कि जो झाड़ियों में जो पोषण की क्रियाविधि होगी वो प्रभावित होगी, महामारी फैलना, जिससे भृंगों की संख्या में कमी आना, मतलब जिससे भृंगों के पोषण में कमी आना, भृंगों के पोषण में कमी आना, पोषण में कमी आना। अब आपको भाई पता होगा कि पोषण में कमी आने पर कौन सी सिचुएशन होती है, वही मरते बेचारे तड़पते। तो ठीक है, लैला मजनू के प्यार में मर गए तड़पते तड़पते, कुछ मर गए लेकिन कुछ बचे, जो भाई किसी किसी कारण से या फिर जो मजबूत था, कुछ बचे। और कुछ समय बाद झाड़ियों में, कुछ समय बाद झाड़ियों में रोग समाप्त हो गया, रोग समाप्त हो गया, रोग समाप्त हो गया और फिर से भृंगों की संख्या में वृद्धि। यहां लिख लेना, फिर से भृंगों की संख्या में वृद्धि। यह कंडीशन है। इस कंडीशन में होता क्या है, यह बात ध्यान रखना है आपको भाई। जैसे जैसे लाल भृंगों का समूह होया और फिर पीछे से भृंगों की जो संख्या में कमी आई, उस पर यह सिचुएशन है। कहने का मतलब यह है कि ये ना तो कोई आनुवंशिकी पर आधारित है और ना ही जैव विकास पर आधारित है। यह प्रक्रिया सिर्फ पोषण पर आधारित है। अगर पोषण में जैसे जैसे वृद्धि होती गई तो भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि किस में जैव विकास की प्रक्रिया हुई थी, किस में जैव विकास की प्रक्रिया नहीं हुई थी, किस में आनुवंशिकी की प्रक्रिया हुई। तो आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। तो ये भृंग, इसका निष्कर्ष मैं बता देता हूं कि पोषण के कारण भृंगों की संख्या में वृद्धि, ये तो ना तो आनुवंशिकी कारण, मतलब ये आनुवंशिकी कारण नहीं हो सकता है। समझ गए बात को, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज ये बहुत है काफी, ठीक है। देखते हैं कितना मिनट हो गया। 35 मिनट 40 मिनट की क्लास होती है, तो लगभग 35 मिनट हो गए हैं। तो आज बस यही रोक देते हैं और फिर शुरू करेंगे कल वाली क्लास। कल वाली क्लास में क्या रहने वाला है उसके बारे में हम जानेंगे। कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे उपार्जित क्या होता है, आनुवंशिकी लक्षण आगे से आगे कैसे फैलता। करवा तो अभी देता हूँ लेकिन टाइम लगभग 10 मिनट और चले जाएंगे, फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। देखते तो यही नहीं है, लेकिन जिसको पढ़ना है उसके लिए हमारा एक ही मकसद है, मेरे दोस्तों की हेल्प करना। और आप चाहते हो तो कर देना हेल्प, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों तक भेज देना, आपका कुछ नहीं जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।